क्या होगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि कभी कभी भूत डराने नहीं, बस अपने घर वापस आने की कोशिश करते हैं। अगर आपके कमरे के बाहर हर रात कीचड़ भरे पैरों के निशान आए जो सिर्फ आपके दरवाजे तक आए लेकिन वापस कभी न जाएं, तो आप क्या करोगे? मुंबई की एक बिल्डिंग, 6ठा फ्लोर, जहां कोई नहीं रहता, फिर भी हर रात वहां किसी के चलने की आवाज आती है। वो लड़की सिर्फ पैसे कमाने मुंबई आई थी, लेकिन जिस कमरे में वो रहने लगी वहां हर रात कोई उसे नाम लेकर बुलाता था। नमस्कार दोस्तों, मैं सुदर्शन कुमार। स्वागत है आप सभी का हॉरर हिंदी चैनल पर। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी आर्या नाम की लड़की की है। आर्या कोची में रहती है और उसकी एज 22 साल की है। आर्या की फैमिली में उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई है। उसके जो पिताजी हैं, वो और उसकी माँ अलग हो चुके हैं। तो जो आर्या का बचपन था वो बड़ा ही स्ट्रगल वाला रहा है। माँ बाप के रोज के झगड़े, मारकाट, वायलेंस वगैरह उसने देखा है। इसके बाद आर्या की मम्मी जब हो गई तो उनके पास कोई काम नहीं था, बच्चे भी पालने थे, तो वो अब घरों पे जाकर काम करना शुरू कर दिया। जनरली कहीं पे जाके कुकिंग कर लेती थी, कहीं पे बर्तन वगैरह धोना, झाड़ू पोछा, इस तरह के छोटे मोटे काम आर्या की मम्मी करती थी और महीने के 5 से 6 हजार रुपए करीबन कमाती थी और उसी से वो आर्या को और उसके भाई को पालती थी। बचपन से ही ना आर्या के अंदर एक कसक थी कि यार मेरे को जो ये गरीबी है ना, ये गरीबी से बाहर निकलना है। 5-6 हजार रुपए महीने क्या होते हैं, तो उसको उससे बाहर निकलना था। और बचपन से बिल्कुल मतलब 7th 8th क्लास से ही उसके अंदर पूरा पैशन था कि बस इस गरीबी से निकलना है। तो आर्या जब 12वीं क्लास में आई तब से ही आर्या ने होम ट्यूशंस वगैरह लेने शुरू कर दिया था। आर्या ने ना थोड़े पैसे जमा करके रखे थे कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, जब अपनी एजुकेशन वगैरह कर लेगी, तो उसके बाद वो बाहर जाकर कहीं जॉब वगैरह करेगी। तो ऐसे ही जब आर्या 22 साल की होती है तो आर्या मुंबई जाने का प्लान बनाती है। उसको पता था मुंबई माया नगरी है और कहते हैं मुंबई में हर किसी के लिए काम है। तो आर्या को बस ये दिमाग में बैठ गया था कि यार वहां जाऊंगी तो कुछ ना कुछ पैसे मैं कमा लूंगी। जो भी आरोही की सेविंग्स वगैरह थी वो सब यूज करके, आरोही के एक मामा जी भी थे, थोड़े बहुत पैसे मामा जी से भी लेती है और फिर वो घर से मुंबई चली जाती है। अब जब वो मुंबई पहुंचती है तो मुंबई पहुंचकर 2 काम उसने करने थे। सबसे पहले अपने लिए जॉब ढूंढनी थी और दूसरा अपने रहने के लिए घर ढूंढना था। अब उसने इस तरह से प्लानिंग की हुई थी कि 4 से 5 दिन के लिए एक सस्ता सा होटल ले लेती है। 300-400 रुपए का रूम जो होता है, और उस रूम में वो रहने लगती है और अपने लिए काम और घर तलाशने लगती है। अब सबसे पहले उसको मिलता है काम। उसके जो मामा जी हैं, उनके एक फ्रेंड है जो कि पुणे के रहने वाले थे, पर वो मुंबई में कुछ काम वगैरह करते थे। वो अपने ने एक दोस्त के यहाँ उसकी नौकरी लगवा देते हैं। अब नौकरी कोई हाई फाइव नहीं होती है, नौकरी तो वही जो काम वाली दीदी घर पे खाना पकाना, सफाई वगैरह। थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की थी तो उसको थोड़ा अच्छा पैसा वो लोग देने लगे। तो इसकी बात तय होती है 10,000 रुपए महीने में। जब आर्या का इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो इतने इम्प्रेस होते हैं कि वो अपने एक और दोस्त के घर रिकमेंड कर देते हैं। यानी आर्या को 2 घरों में काम मिल जाता है। 10,000 रुपए एक घर से, 2 घर यानी 20,000 रुपए। आर्या का जो पहला दिन था वो अच्छा जाता है। अब वो अपना कमरा ढूंढने लगती है तो ब्रोकर उसको मल्टीपल घर दिखाता है और सुबह से लेकर रात तक वो घर ही देखती रहती है, पर कोई उसको घर अच्छा नहीं लग रहा होता है। किसी के रेट बहुत ज्यादा होते हैं, कई में जो रूममेट्स हैं वो अच्छे नहीं लगते। तो ऐसे करते करते उसको कोई घर समझ में नहीं आ रहा होता। डे 1 खत्म हो जाता है और फिर दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है। तो आर्या को थोड़ी टेंशन भी होने लगती है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं कमरा नहीं मिलेगा। सो शाम हो जाती है और आर्या उदास होकर अपने होटल वापस आ जाती है और जैसे ही वो होटल पहुंचती है
तो ब्रोकर का कॉल आता है कि मैडम आपके लिए बेस्ट कमरा मिल गया, 6,000 में मिल जाएगा। मैडम बिल्कुल आपके बजट में है। आर्या खुश हो जाती है तो आर्या उसे बोलती है, भैया मेरे को कल दिखाओ। और अगले दिन वो ब्रोकर के साथ कमरा देखने जाती है। सो अब मैं आपको थोड़ा उस कमरे के बारे में बताता हूँ कि वो कैसी बिल्डिंग है, क्योंकि वही बिल्डिंग है जिसकी इस कहानी में बात होने वाली है। ये 6 मंजिला बिल्डिंग थी और 5 फ्लोर। जो 5 फ्लोर थे, नीचे के हर फ्लोर पे 8 रूम थे। जो सबसे ऊपर वाला फ्लोर था, वहां पे आर्या को लेकर जाता है ब्रोकर वो रूम दिखाने के लिए। अब वो रूम जब देखती है आर्या तो बढ़िया सा रूम था, एक कंफर्टेबल सा रूम था। उसमें एक छोटा सा किचन बना हुआ था, बाकी बेड वगैरह लगा सकते हो, एक अलमारी भी रख सकते हो और एक स्टडी टेबल भी रख सकते हो। मतलब इतनी जगह थी। विंडो से आगे नजारा भी दिख रहा था। तो एकदम परफेक्ट रूम था। 20,000 रुपए सैलरी, 6,000 रुपए किराया दे भी देगी तो भी उसके 14,000 रुपए बचेंगे। उसकी माँ जो कि 5,000 रुपए कमा रही थी, उनको कितनी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और ये तो आर्या का पहला हफ्ता था मुंबई में, तो वो इतनी खुश हो जाती है। वो अपने लिए मैट्रेस खरीद के लाती है, साथ में ग्रोसरी खरीद के लाती है, साफ करती है पूरे रूम को, बढ़िया सा अपना चद्दर बिछाती है और शाम को थकहार कर सो जाती है। अगला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला था उसके लिए, क्योंकि अगले दिन उसको जाना था अपनी जॉब पे। अब आरोही अगले दिन सुबह 7 बजे उठ जाती है। अब आर्या रूम से बाहर निकलती है और वो देखती है कि वॉशरूम में तो कोई भी नहीं है। वो सोच रही होती है कि लाइन लगी होगी है, पर वॉशरूम एकदम खाली मिलता है उसे। तो फट से जाती है और नहा लेती है और वो बड़ी खुश भी हो जाती है कि चलो यार लाइन पे नहीं लगना पड़ा। अब जब वो नहा के वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि यार पूरे कॉरिडोर में कोई भी नहीं है। इनफैक्ट जो अपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे अपार्टमेंट कह लो या रूम कह लो, जो रूम्स है उनमें सब में ताला लगा हुआ है। बड़ा सरप्राइजिंग लगता है, पर वो सोचती है यार माया नगरी है। वो सोचती है कि सारे के सारे लोग या तो अपनी जॉब पे चले गए हैं या तो अभी आ ही नहीं है रात भर काम करके। रूम पे आती है, फिर अपना रेडी वगैरह होने लगती है। अब जब वो रेडी हो रही होती है तो उसको बाहर ना कुछ लोगों के चलने की आवाज सी आने लगती है, जैसे फ्लोर पे कोई चल रहा हो, धप धप इस तरह की। और वो जो आवाज है वो उसके रूम की तरफ चलते हुए आ रही होती है। अब जो आर्या का रूम होता है, मैं आपको बताना भूल गया, वो एकदम आखिरी में होता है। जैसे कॉरिडोर होता है तो एक एंड पे तो वॉशरूम हो गया, एक एंड पे उसका रूम हो गया। तो वो जब अपने रूम पे रेडी हो रही है तो उसको फील हो रहा है कि कोई धीमा धीमा बाहर से चल के आ रहा है उसकी तरफ, धप धप। अब जो वो पैरों के चलने की जो आवाज होती है, वो जो आहट है, वो जब बिल्कुल आर्या के रूम के पास पहुंच जाती है तो आर्या एक्सपेक्ट कर रही होती है कि शायद कोई दरवाजे पर नॉक करेगा या बेल बजा देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो जो आवाज है वो एकदम से खत्म हो जाती है। तो ऐसा फील हो रहा होता है कि उसके दरवाजे के बाहर शायद कोई खड़ा है या कोई चल के आया है और वहां पे रुक गया है। अब आर्या थोड़ा देर वो रुकती है, फिर वो जाकर दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि जो जमीन है उस जमीन पे पूरे कीचड़ के पैरों से पूरे गंदगी फैली होती है, जैसे कि कोई गंदे कीचड़ के पैर लाकर वहां पे गंदा करके चला गया है। कदमों के निशान आ रहे होते हैं आरोही के रूम तक और वहां पे खत्म हो गए होते हैं। अब ये देख के तो आरोही को तो पहले बहुत अजीब लगता है कि जो भी इंसान आया है वो गया कहाँ, ठीक है, पर दूसरा उसको बहुत चिढ़ होती है क्योंकि उसको सफाई का बड़ा कीड़ा था। भाई बहुत ही मेहनत से उसने सफाई की थी, तो कहती है यार मेरा फर्स्ट डे है और कोई मेरे से मस्ती कर रहा है, तो उसको बड़ी इरिटेशन होती है। खैर वो फिर अंदर जाती है, वो कहती है कोई नहीं। वो अपना रेडी वेडी होती है, फिर अपने जॉब के लिए निकल पड़ती है। अब जब वो नीचे उतर रही होती है तो जैसे ही वो सीढ़ी उतरती है, 6ठे फ्लोर से 5वें फ्लोर पे आती है, तो वो देखती है कुछ बच्चे उसको देख के फुसफुसूर कर रहे होते हैं। फिर वो सोचती है कि यार आज पहला दिन है जॉब का, टाइम से पहुंचना भी है, तो जस्ट इग्नोर इट, आगे साफ वाफ कर लूंगी, जो भी है देखी जाएगी। और फिर जॉब के लिए निकल पड़ती है।
अब जब वो जाती है तो अपने फ्लोर से नीचे उतरती है, तो थोड़ा सा नीचे जब उतरती है तो ग्राउंड फ्लोर पे भी एक आंटियों का ग्रुप बैठा होता है। वो जैसे ही आरोही को देखती है तो वो आर्या को अपने पास बुला लेती है और फिर एक एक करके आर्या से अनाप शनाप सवाल पूछने लगती है। एक पूछती है, अरे बेटा नई आई हो क्या यहाँ? तो फिर आर्या बोलती है, हाँ जी आंटी, मैं कल ही शिफ्ट हुई हूँ। फिर एक बोलती, अच्छा तो कल नींद अच्छी आई या परेशान हुई? और वो इतने अजीब तरीके से पूछती है कि आर्या को बड़ा गुस्सा आता है। वो बोलती है, आंटी नींद तो बहुत अच्छी आई, और जिन्होंने मुझे परेशान किया है ना अभी, उनको भी मैं अच्छे से बताऊंगी। और ये बोल के फिर आर्या उनके सवालों को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके बाद पूरा दिन आर्या अपने जॉब पे रहती है। उसका पहला दिन होता है। पहला दिन बहुत बिजी जाता है। काफी अच्छा एक्सपीरियंस भी होता है उसको। वहां से फ्री होते होते उसको बहुत लेट हो जाता है। वो जब अपने घर पहुंचती है 10 बज गया होता है। वो बेचारी थकी हारी आती है और बस अपना हैंडबैग उसने टेबल के ऊपर रखा ही होता है कि लाइट चली जाती है, और लाइट भी ऐसी जाती है, इतना अंधेरा कि उसे कुछ नहीं दिख रहा होता है। किसी तरह मोबाइल की टॉर्च ऑन करती है और कैंडल जलाने के लिए आगे बढ़ती है, और जैसे ही वो मोमबत्ती जलाने वाली होती है वैसे ही वो महसूस करती है कि बाहर कोई चल रहा है फिर से, और चल के उसके रूम की तरफ आ रहा है। और वो थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करती है तो वो सुन पाती है कि कोई फुसफुसा भी रहा है, कि कोई बहुत ही हल्के हल्के बस ऐसे उसके रूम के बाहर फुसफुसा रहा है। अब पहला रिएक्शन किसी का भी होगा कि वो घबरा जाएगा, पर आर्या बिल्कुल ऐसे नहीं सोचती। वो सोचती है पक्का ये वही शैतान बच्चे हैं जो सुबह इसको देख के फुसफुसा रहे थे, या तो फिर वो आंटी वांटी है जो इसको देख के सुबह मजे ले रही थी। अब इस बार आर्या सोचती है कि जो भी उसे परेशान कर रहा है वो उसको छोड़ेगी नहीं। लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं होता है। किसी कारण से ब्रोकर भी उधर ही आ रहा होता है, और जब ब्रोकर आके चेक करता है तो देखता है कि उसके वाले फ्लोर का जो मीटर है वो डाउन होता है। एमसीबी डाउन कर रखी होती है किसी ने। वो एमसीबी ऑन करता है और फिर आर्या को समझाता है कि मैडम कोई बात नहीं, आप घबराओ मत, ये तो बच्चे हैं, बच्चे शैतानी करते रहते हैं, उन्होंने कर दी होगी, आप परेशान मत हो, तो आप रिलैक्स हो जाओ। फिर आर्या को भी लगता है कि यार चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, झेल लूंगी, अब क्या करें, बच्चे शैतानी करते रहते हैं। और फिर आर्या भी उस बात को छोड़ देती है, और फिर आर्या भी अपने कामों में लग जाती है। लगभग रात के 12 बज रहे होते हैं। आर्या अपना खाना वाना खा चुकी होती है। अब उसको सोने से पहले वॉशरूम जाना है। अब आप इमेजिन कर पा रहे हो ना, एक बहुत बड़ा सा फ्लोर है, कॉरिडोर है लंबा सा, उसके लास्ट पे आर्या का रूम है और दूसरे लास्ट में वॉशरूम है। एक तो अकेली बेचारी, वैसे ही डर लगेगा, वॉशरूम तो जाना ही है, तो वो जाती है वॉशरूम में, और जैसे ही वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर जाती है वैसे ही लाइट चली जाती है। भाई लाइट तो जाती ही है, बाहर से वो फुसफुसाने की आवाज फिर से आने लगती है, जैसे लोग बात कर रहे हों, और आवाज के साथ साथ ही धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज भी आने लगती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे लोग बाहर चल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। अब आर्या का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है। एक तो नया शहर, बिल्डिंग में पूरे फ्लोर पर अकेली, और फिर रात में ये सब हो रहा है। पर वो बहुत ही बहादुर लड़की है, अपनी हिम्मत इकट्ठा करती है, वॉशरूम से बाहर आती है। बिल्कुल अंधेरा होता है, वो देखती है कोई नहीं है वहां पे। किसी तरह से लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे अपने रूम तक पहुंचती है। अपने रूम पे जाते हुए भी पूरा कीचड़ कीचड़ सा होता है, और वो अपने रूम में जाकर किसी तरह से अपना फोन ढूंढती है और फोन की लाइट ऑन करती है। फिर दोबारा बाहर आती है। भाई उसकी हिम्मत हो जाती है कॉरिडोर के एंड पे जहां पे मीटर होता है, और वहां पे वो देखती है एमसीबी फिर से डाउन है, और वो एमसीबी को ऑन करती है। एमसीबी ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है। फिर वो अपने रूम में आती है। रूम के अंदर जैसे ही वो पहुंचती है, दरवाजा बंद करती है, वैसे ही उसको हल्की हल्की फिर से वो फुसफुसाने की आवाज आने लगती है। आर्या बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है। भाई पूरा दिन उसने काम किया होता है,
खैर वो अपनी मम्मी को कॉल करती है, नॉर्मल उनसे बात करती है। फिर कुछ देर में वो किसी तरह से सो जाती है। अब जब वो सोती है तो उसकी रात में 3:15 के टाइम के आसपास नींद खुलती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो ये फुसफुसाने की आवाज उसको दोबारा सुनाई देती है और ऐसा लगता है अब उसके रूम की जो विंडो है उसके पीछे की तरफ से वो आवाज आ रही है। वो फोन की लाइट ऑन करती है और देखने की कोशिश करती है कि बाहर की क्या है, मतलब कहां से आवाज आ रही है, पर अंधेरा होने के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखता। और उसके बाद वो बहुत घबरा जाती है। उसके बाद उसको नींद ही नहीं आती है तो वो अपने फोन में हनुमान चालीसा लगा लेती है। बस लाइट ऑन करके वो लेटी ही रहती है। हनुमान चालीसा बजती ही रहती है और धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। और ऐसे करते करते सुबह के करीबन 5 बज जाते हैं। और 5 बजे जब थोड़ा सा उजाला होने लगता है तब जाकर उसकी आंख लगती है और फिर वो 7 बजे तक अच्छे से सोती है। जैसे ही आर्या उठती है तो उसके दिमाग में एक चीज होती है कि जहां से कल आवाज आ रही थी खिड़की के पीछे से, उसको देखना था कि पीछे है क्या। अब वो विंडो से बाहर देखती है तो भाई वो एकदम हैरान हो जाती है। वो देखती है कि उसके घर के बाहर विंडो के नीचे एक खाली मैदान सा है और उसके आगे खेत है। और उस खेत के बाहर वो देखती है कि पर कुछ लोग हैं और वो कुछ कर रहे हैं। और जब वो ध्यान से देखती है तो वहां पर वो जो लोग हैं वो शायद किसी को दफनाने के लिए आए हैं। और वो बहुत डर जाती है ये देख के। खैर अब उसको जॉब पे भी जाना है तो वो ना रेडी होने के लिए फिर वॉशरूम के लिए निकलती है तो देखती है कि रूम के बाहर वो कल रात को पूरा कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो पहले तो बेचारी पूरा कॉरिडोर साफ करती है और फिर जब वो वॉशरूम पहुंचती है तो वॉशरूम के अंदर भी कीचड़ और पैरों के निशान होते हैं। वो बेचारी वॉशरूम भी क्लीन करती है, फिर वॉशरूम यूज करती है। पर वॉशरूम यूज करते करते बहुत ही डर जाती है क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि यार जब मेरे अलावा कोई इस फ्लोर पे है ही नहीं तो ये कीचड़ अब कहां से रहा है। फिर बेचारी अपने रूम में वापस आती है, रेडी होती है और अपने जॉब के लिए निकल जाती है। अब जब वो जॉब के लिए निकलती है तो ग्राउंड फ्लोर पे जब आती है तो ग्राउंड फ्लोर पे बहुत सारी वही आंटीज वगैरह बैठी होती है। तो इस बार ना वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो जाती है और आंटी से बोलती है, आंटी आप लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आप लोग क्यों मेरे कमरे के बाहर कीचड़ फेंक रहे हो और क्यों फुसफुसा रहे हो? आप लोग मेरे फ्लोर पर आकर मुझे डराने के लिए और फिर बार बार लाइट्स क्यों बंद कर दे रहे हो आप लोग? आर्या की बात सुन के वो जो आंटीज वहां बैठी होती है ऐसे हैरान सी हो जाती है वो। फिर उनमें से एक आंटी बोलती है, हमें क्या पड़ी है बेटा, हम क्यों करेंगे ऐसा? मुझे लगता है बताया नहीं तेरे ब्रोकर ने ऊपर कमरे के बारे में। क्या आंटी, क्या नहीं बताया उसने मेरे को? फिर उस आंटी ने बताया ऊपर एक छोटी बेटी और उसकी माँ रहती थी। उसका पति ड्रग डीलिंग का काम करता था। उस पे तो इतना कर्जा हुआ था कि जो गुंडे टाइप के लोग थे वो रोज ऊपर आते थे, हल्ला करते थे, गाली गालोज मारपीट होती थी। और इस चक्कर में उसका जो बच्चा और बीवी थे वो बड़े परेशान थे। एक दिन उसका जो पति था वो पता नहीं कहां भाग गया और उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आया। उसकी बीवी और उसका बच्चा इंतजार ही करते रहे लेकिन वो वापस नहीं आया। लेकिन उसके पीछे से जितने गुंडे लोग जो भी थे वो लोग आते थे और इन दोनों को परेशान करते थे। अब एक दिन ऐसी ही उसकी जो बीवी थी वो अपने बच्चे को छोड़ने के लिए एक दिन स्कूल जा रही थी। तो सुबह का ही टाइम था और इनके साथ पता नहीं क्या हुआ कि दोनों मां बेटी पीछे के खेत में मरे हुए मिले थे। अब कोई कहता है कि गुंडे इसके पति के पीछे पड़े थे तो इन्होंने ही मार दिया, लेकिन कोई कहता है कि इन्होंने जहर खा के खुद की जान ले ली क्योंकि ये लोग तो वैसे भी परेशान थे। लेकिन अब गरीब आदमी है ना, कौन क्या ही करेगा, कौन ही इनकी कार्रवाई करेगा और कौन ही लड़ेगा इनके लिए। ना ही इनके घर में से कोई आया, ना आज तक किसी ने पूछताछ के लिए कुछ कहा। और फिर क्या ही करते, तभी कहीं से वो ब्रोकर भी वहीं पर आजाद है। वो आर्या को कहता है, अरे मैडम आप पागल हो गए जो इनकी बातों में जा रहे हो। आप पढ़े लिखे हो, नए जमाने के हो, ये सब होता है क्या? ये सब अंधविश्वास है।
ये सारी बातें ये लोग बनाकर बोल रहे हैं। ये लोग चाहते ही नहीं है आप वहां पर रहो। आप प्लीज रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा करो आप। ये जो ब्रोकर होता है ये इस तरह से आर्या को अपनी बातों से प्रभावित कर देता है कि आर्या को भी लगने लगता है कि यार सी में मैं कैसी अनपढ़ वाली बातों पर यकीन कर रही हूं। मैं कहां इनकी बातों में आ गई। थोड़ी देर तक तो ये सारी चीजें आर्या के दिमाग में रहती है, पर फिर वो अपने काम में इतना बिजी हो जाती है कि बिल्कुल भूल जाती है। दोस्तों, मुंबई की लाइफ होती ही ऐसी है। सुबह काम, शाम को काम और रात को बस बिस्तर पर गिरकर बेहोश जैसी नींद। लेकिन फिर अगले दिन ऐसा कुछ होता है आर्या के साथ जिसने उसकी रूह कपा दी। उस रात आर्या 10:30 बजे घर पहुंचती है। बहुत थक चुकी थी, उसके पैर भी दर्द कर रहे थे। रूम में एंटर करते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा लगती है। पंखा बंद था, विंडो बंद थी, फिर भी हवा ठंडी, बिल्कुल ठंडी हवा। आर्या ने सोचा शायद ये ऊपर टेरेस की हवा आ रही होगी। फिर वो अपने लिए खाना बनाती है, फोन पे एक सीरियल चला लेती है और फिर खाना खाती है और खाना खाते ही उसे नींद आ जाती है। अब दोस्तों, रात के बज रहे होते हैं करीबन 1:45 और आरोही की नींद खुलती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो रूम में इतना सन्नाटा होता है कि उसको अपनी सांस की आवाज भी तेज लग रही होती है। उसकी आंख खुली होती है कि उसको सुनाई देता है कि बाहर कोई फिर से फुसफुसा रहा है। और इस बार जो फुसफुसा रहा है ना, उस फुसफुसाहट का एक मतलब निकल रहा है। वो ध्यान से सुनती है तो उसको सुनाई देता है कि जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा है, जैसे कि कोई बोल रहा हो, आर्या आर्या। आर्या बहुत घबरा जाती है। वो लेटी होती है पर उसके बिल्कुल हाथ पैर सुन हो जाते हैं और वो सोच रही होती है कि क्या हो रहा है कि एकदम से उसके सामने का बर्तन खड़क करके हिलता है और आर्या भाई वो एकदम से डर जाती है। उसका गला सूख जाता है। वो अपना फोन उठाती है और देखती है फोन में भी सिर्फ 3% बैटरी है। डर के मारे वो रूम की लाइट ऑन रखती है और फिर वो देखती है दरवाजे की तरफ, पर वहां पर कोई भी नहीं होता है। लेकिन दरवाजे के नीचे एक थोड़ा सा गैप रहता है। जो दरवाजा है उसके नीचे थोड़ा सा गैप रहता है। वहां पर वो देखती है कि परछाई सी है जो मूव कर रही है, कभी इधर कभी उधर, जैसे कोई है जो एक जगह पर रुक ही नहीं पा रही है। आर्या बड़ी हिम्मत करके बेचारी बेड से उठती है और वो धीरे धीरे दरवाजे की तरफ जाती है और फिर दरवाजा खोल के देखती है कि बाहर कौन है। आर्या ने हिम्मत जुटाई, दरवाजा खोला और जैसे ही उसने दरवाजा खोला एकदम ठंडी हवाएं चल रही थी। लेकिन फिर आर्या ने देखा कि कीचड़ के निशान फिर से वही सेम, और वो भी इस बार बहुत छोटे छोटे पामों के, जैसे एक छोटे बच्चे ने अभी अभी वहां से दौड़ लगाई हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि निशान सीधे आर्या के रूम के दरवाजे तक आ रहे थे, पर वापस जाते हुए कोई भी निशान नहीं थे। जैसे कोई आया तो था पर गया नहीं। आर्या का दिमाग घूम गया, लेकिन वो फुसफुसाने की आवाज बंद हो चुकी थी। पर पता नहीं, एक अजीब सी खुशबू आ गई थी हवा में, बिल्कुल मीठी मीठी सी, जैसे मिट्टी, कपूर और जैसे कुछ जलने वाली स्मेल मिक्स हो गई हो। आर्या रूम में वापस भागी, दरवाजा लॉक किया और फिर फोन से सीधे माँ को कॉल किया। लेकिन वो देखती है कि फोन में नो नेटवर्क, नो सर्विस। उस फ्लोर पर तो कभी नेटवर्क का इशू हुआ ही नहीं था, पर आज क्यों? किस पावर से? कौन रोक रहा था ये सब? आर्या को लगा जैसे उसे घुटन हो रही है, सांस लेने में तकलीफ होने लगी उसे। आर्या थोड़ी सी अपनी खिड़की खोलती है और जैसे ही वो खिड़की खोलती है, खिड़की से हवा अंदर आती है और उस हवा के साथ आर्या को एक रोते हुए बच्चे की आवाज सुनाई देती है, बिल्कुल पीछे वाले खेत की साइड से। वो आवाज ज्यादा जोर की नहीं थी, पर सीधी उसके कान के अंदर तक जा रही थी, जैसे कोई बच्चा उसे बुला रहा हो। आर्या आर्या। आर्या घबराती है और सीधे खिड़की बंद कर देती है और फिर पूरी रात वो नहीं सोती है। बस जैसे तैसे वो हनुमान चालीसा चलाए रखती है पूरी रात और बस बैठे रहती है अपने रूम में। सुबह होती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो किसी से नहीं मिलेगी, ना किसी आंटी से, ना किसी नेबर से, बस सीधे अपने काम पर जाएगी।
पर जैसे ही वो अपना दरवाजा खोलती है, वो देखती है फिर से उसके रूम के बाहर कीचड़ के निशान होते हैं। वो जो कीचड़ के निशान थे वो फिर से वॉशरूम से आर्या के रूम तक आ रहे थे। अभी जो हर दिन उसके साथ हो रहा था। आर्या की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे बढ़ चुके थे। उसका वेट 60 के आसपास था। वो थोड़ी हेल्दी थी, पर अब वो 40s में आ गया था। और आज जब वो अपने रूम से बाहर निकलती है और वो देखती है फिर से कीचड़, तो एकदम से उसको उल्टी सी आने लगती है और उसका सर फटने को जाता है। वो बेचारी अपने रूम में आती है और फिर दवाई खाती है। ये सब होने के बाद भी देख रहे हो आप, स्ट्रगल है। मुंबई में रह रही है, उसको काम पर जाना है तो वो काम पर जाती है। अब जैसे आर्या नीचे जाती है तो वो आंटी वगैरह उसको देखती है और वो भागकर अपने घर पर चली जाती है और दरवाजा लॉक कर देती है। और ये तो आर्या को बहुत ही अजीब सा लगता है। उसको ऐसे फील हो रहा होता है जैसे वो एक बीमारी है और ये लोग उससे बच के भाग रहे हैं। और फिर एक आंटी उसे बोलती है, बेटा ऊपर रहना बंद कर दो, वो जगह ठीक नहीं। अब आर्या बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है। वो 2 महीने से यहाँ पर रह रही है। जो भी वो कमा रही है उसमें से या तो किराया दे रही है, उसके अलावा वो अपने घर भी पैसे भेज रही है मम्मी और भाई के लिए, और बचा कुचा जो राशन के लिए 2-4 हजार रुपए उसमें बच रहे हैं। बस वही बचा हुआ होता है। अब मुंबई में घर चेंज करना मतलब बहुत ज्यादा पैसे चाहिए उसको। वो बेचारी बहुत ही हेल्पलेस हो जाती है और वो बहुत ही परेशान हो जाती है। अब वो करे तो क्या करे। वो फिर काम पर चली जाती है। अब वहां से वो वापस आती है, अपने लिए खाना बनाती है, पर वो बेचारी इतना परेशान हो गई होती है वो खाना भी नहीं खा पाती है और ऐसे ही सो जाती है। तभी फिर से वही आवाज। वो इतना घबरा जाती है, उसकी सांस फूल जाती है और वो जाके लाइट ऑन करती है। और जैसे ही तो लाइट ऑन करती है वो आवाज आनी बंद हो जाती है। पर फिर कुछ सेकंडों बाद वो महसूस करती है कि बाहर ना कोई हल्के हल्के चल रहा है। बहुत हल्की हल्की सी आवाज आ रही होती है, पर ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई पैर रगड़ के चल रहा है। और उसके जस्ट बाद वो जो दरवाजा था वो हल्का सा कांपने लगता है, जैसे कोई हल्का सा दरवाजे को दबा रहा हो। आर्या को ऐसा फील हो रहा था जैसे दरवाजे को कोई बहुत जोर से नहीं दबा रहा है, शायद कोई बच्चा ही दबा रहा है जो कि शायद चलना सीख रहा हो। बहुत हल्के प्रेशर से उस दरवाजे को दबा रहा है। आर्या चीखना तो चाहती है पर उसका गला बंद हो जाता है और तभी वो देखती है दरवाजे के नीचे से उसे कुछ दिखता है। वो एक छोटी सी उंगली होती है जो कि दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है। अब आर्या को ऐसा लगने लगा कि शायद उसको वहम हो रहा है, क्योंकि वो कई रातों से सोई भी नहीं थी और बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही थी। पर जब वो ध्यान से देखती है वो सच में एक उंगली होती है, काली मिट्टी में सनी हुई एक छोटे बच्चे की उंगली। और आर्या उसको देखकर एकदम से चीख पड़ती है। आर्या की चीख इतने जोर से निकलती है कि उसकी अपनी खुद की सांस रुक जाती है और उसके बाद दरवाजा एकदम शांत सा हो जाता है। वो बेलन को थोड़ा और टाइट से पकड़ती है और हल्के हल्के पीछे हटती है। उसको ऐसा लगता है जैसे उसका जो दिल है वो उसकी चेस्ट से बाहर आ जाएगा। 5 सेकंड तक कुछ भी नहीं होता है, ना कोई चलने की आवाज, ना कोई टुसपुस, ना उंगली, बस खामोशी। दोस्तों, सिर्फ खामोशी। और वो ऐसी खामोशी जो अपने आप में एक आवाज बन जाती है। आर्या की आंखों में आंसू तो आ जाते हैं पर वो रो नहीं पा रही होती है। आज वो चाहे कितनी हिम्मती हो, वो दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही होती है। वो अपना फोन उठाती है और उसमें सिर्फ 1% बैटरी होती है और साथ में वो देखती है कि नो नेटवर्क, नो सर्विस। आर्या बेचारी अब क्या करे। वो एक कोने में पूरे कंबल को अपने ऊपर लपेट लेती है और वहां पर बैठ के कोने में भगवान का नाम जपने लगती है। वो लगातार भगवान का नाम लेने लगती है, बार बार, जैसे कि वही उसकी सुरक्षा हो। और ऐसा करते करते सुबह के 6:45 बज जाते हैं। आर्या को पता ही नहीं चलता कि कब घबराहट में उसको नींद आ गई होती है। सुबह की जब हल्की हल्की कुछ धूप उसके चेहरे पर पड़ती है तो उसकी नींद खुलती है। और जब उसकी नींद खुलती है और वो दरवाजे की तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है।
दरवाजे के नीचे मिट्टी की लकीर बनी थी, जैसे किसी के पांव घिसते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहे हो। बस कोशिश, अंदर आए नहीं। और फिर वही उंगली का निशान भी था वहां पर, मिट्टी का एक छोटा सा घेरा जो रात में दरवाजे के नीचे से दिखा था। आर्या रो पड़ती है। वो बेचारी बिना नहाए, बिना ब्रश करे, बिना मुंह धोए, कुछ सोचे बिना वो सीधे नीचे दौड़ती है आंटी के पास। और वो जैसे ही नीचे गई, उसने एकदम चीखने वाली टोन में बोला, आंटी मैं यहां नहीं रह सकती, प्लीज मेरी कोई हेल्प करो प्लीज। वहां पर दोस्तों 3 आंटीज थी और तीनों एक दूसरे को देखने लगी थी। और फिर आंटी उसे बहुत आराम से बोलती है कि बेटा हमने कहा था तुम्हें कि ऊपर कोई नहीं रह पाता है। आंटी ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। आंटी बस एक लाइन बोलती है कि उनका कोई क्रियाकर्म नहीं हुआ था और उनको तो मारा गया था, तो ऐसे में वो किसी को चैन से कैसे रहने दे सकते हैं। इसलिए हम कभी ऊपर नहीं जाते हैं और ना हमारे बच्चे ऊपर जाते हैं। और ये सुन के आर्या का एकदम गला सूख जाता है। आंटी ने आगे इसको बताया, जो वो बच्ची थी वो अक्सर पीछे खेत से खेल के आया करती थी और जब वो ऊपर आती थी तो उसके पूरे हाथ पैर, उसके मुंह पे सब जगह कीचड़ लगा होता था। फिर उसकी मम्मी उसको वॉशरूम में लेकर जाती थी और फिर वहां उसको पूरा नहलाती थी। और वो बच्ची इतनी प्यारी थी, इतनी प्यारी कि उसको देख के हम सबको हंसी आती थी कि कैसे मिट्टी में खेल के आती है। अब बेटा जहां मां जाएगी वही बच्चा तो जाता ही है ना, इसलिए जो बच्चा है ना वो भी अपने मां के पीछे पीछे आता है हमेशा। इसलिए तुम्हें वो कीचड़ वाले पैर रोज दिखते हैं। आंटी ने जो ये कहानी सुनाई, इसके बाद आर्या को समझ में आया कि ये सारी चीजें उसके खिलाफ नहीं थी। वो बच्ची तो शायद बस अपने घर वापस जाना चाहती थी। ये पूरी कहानी सुन के आर्या बहुत इमोशन हो जाती है। डर और स्ट्रेस की वजह से उसके हाथ पैर एकदम नम से होने लगते हैं। अब दिन का टाइम था और आर्या इस बार ब्रोकर को बुलाती है। बड़े गुस्से में ब्रोकर भागा भागा आता है और इतना सब होने के बाद भी उसकी हिम्मत देखो। वो आर्या को बोलता है, ये आंटी वगैरह सब झूठ बोलती है मैडम, आप कहां इनके चक्कर में फंस रहे हो। और भाई आर्या को बहुत तेज गुस्सा आता है। वो एकदम चीख के उस पर बोलती है, आपने पागल समझा हुआ है क्या मुझे? मैंने खुद देखा है वो उंगली, वो फुटप्रिंट्स, वो रोज मेरा मीटर बंद होना, रोज फुसफुसाने की आवाजें। और तुमने पहले कभी नहीं बताया कि यहाँ पर 2 लोग की डेथ हुई थी। ब्रोकर भी अकड़ के बोलता है, तो क्या फिर? बताता तो क्या, किराए पे चढ़ता क्या? मेरा भी तो घरवार चलना है ना, मैं भी तो मजबूर हूं। आर्या को समझ में आ गया कि ये इंसान सच्चाई से भाग रहा है। यहाँ पे लोग ना भूत को भूत बोलने से ज्यादा घर खाली होने से डरते हैं। ब्रोकर कुछ नहीं करता है और कोई काम का बहाना बनाकर भाग जाता है। अब रात होने का टाइम आ रहा होता है और आर्या को घबराहट हो रही होती है। चाहे कोई भी चीज हो भाई, वो क्या करती है, अपने 2-3 कपड़े ली छोटे से बैग में डाल लेती है और वो फिर नीचे जाती है और वहां आंटी से मिलती है और आंटी से बोलती है कि आंटी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्या मैं रात के लिए आपकी गैलरी में बैठ जाऊं? मैं ना ऊपर नहीं सोना चाहती। और लोग देखो कितने सेल्फिश होते हैं। आंटी मना कर देती है उसको। उनको ये डर लगता था कि भाई ये लड़की के साथ वो जो आत्मा है, वो जो भी है, वो उसको फॉलो करते करते इनके घर तक ना आ जाए। आर्या बेचारी बहुत ही परेशान हो जाती है, बहुत ही कंफ्यूज जाती है। वो तो लिटरली सड़क पर आने वाली थी। उसको ऐसा लग रहा था जैसे जो मुंबई शहर है, इस शहर ने उसे निगल लिया है। पर तभी एक उम्मीद आती है। एक आंटी उसे बोलती है, बेटा तू रो मत, चल एक रात के लिए तू मेरे हॉल में सो जा। बस एक रात ठीक है, पर तू ऊपर नहीं जाएगी, चाहे कुछ हो जाए। आर्या के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपनी मम्मी को भी कॉल करके सब कुछ बताती है और उसकी माँ भी बहुत परेशान हो जाती है। उसकी माँ बोलती है, बेटा कुछ नहीं चाहिए पैसे वैसे, ऐसे पैसे का क्या करना है, तू आ जा, यही काम करके 2 रोटी सुकून की खा लेंगे, लेकिन तू बेटा घर आ जा। और उसके बाद आर्या भी डिसाइड करती है कि अब जो भी है वापस घर तो जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए।
अब उस रात आर्या नीचे वाले फ्लोर पर सोने तो चली गई, पर उसका जो ऊपर वाला फ्लोर था, जो छठा फ्लोर था, वो तो खाली नहीं था। रात के 3 बजे ऊपर वाले फ्लोर से हल्की हल्की सी आवाज आने लगी, वही ठाका 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 की आवाजें। और फिर ऐसे लगने लगा जैसे ऊपर कोई चल रहा है, और वो हल्की हल्की सी आवाजें नीचे तक आर्या को आ रही थी। और वो जो आंटी थी, आंटी आर्या को देखने के लिए आती है और आर्या से बोलती है कि बेटा तू बिल्कुल ऊपर ध्यान मत दे, अपनी आंखें बंद कर, कान बंद कर और बस सोने की कोशिश कर। बेटा अब तू नीचे है तो सेफ है। आर्या बेचारी अपनी आंखें बंद करती है और वो इतनी घबराई हुई होती है, इतनी डरी हुई होती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि कब उसकी नींद लग जाती है। फिर उसकी नींद खुलती है 3:15 पर। उसकी ना एक आदत सी बन गई होती है इस समय पर जागने की, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ उसके साथ हो रहा होता है और डर के मारे उसी टाइम पर उसकी आंख खुलती है। और इस बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो महसूस करती है कि वहां पर साइलेंस है, पूरा सन्नाटा, कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई फुसफुसाने की आवाज नहीं, बिल्कुल खामोशी। उस खामोशी को चीरती हुई एक छोटी सी आवाज टॉप फ्लोर से आ रही होती है, जो छठे फ्लोर का जो टेरेस का दरवाजा होता है, उसका जो बोल्ट है वो आवाज कर रहा होता है। और जो वो बोल्ट है वो हवा से नहीं हिल सकता, वो बहुत हेवी बोल्ट होता है। ऐसा लग रहा था किसी प्रेशर से, किसी फोर्स से वो दरवाजा का बोल्ट हिल रहा है। उस बोल्ट की हिलने की जो आवाज आर्या तक आती है तो वो बस अपनी सांस रोक लेती है। आर्या बेचारी घबराते घबराते बस उस बोल्ट के हिलने की आवाज सुनती रही है। और फिर थोड़ी देर में बोल्ट हिलना बंद हो जाता है। वो देखती है कि वहां पर कोई नहीं है जो ये सब चीजें सुन सके। आंटी भी सो चुकी होती है, बस आर्या होती है और बस वो आवाजें। वो उस हॉल के कोने में सिमट जाती है और वहां पर उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि या तो ऊपर कोई है या कोई ऊपर आता है। वहां पर सारे दरवाजे जो है बंद रहते हैं। बेचारी वो घबराते घबराते, क्योंकि उसका मेंटल स्टेबिलिटी भी खराब हो ही गई थी ये सब चीजों से, बस ये रात किसी तरह वो काट लेती है। अगली सुबह आर्या जब उठती है तो वो ये डिसाइड कर ही लेती है कि अब मुझे वापस घर जाना है। ये जो बड़े शहर है शायद आर्या जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, वो अमीरों के लिए ठीक है, पर गरीब, अगर आप गरीब हो तो ये शहर आपको खाने लगते हैं। आर्या ब्रोकर को कॉल करके अपना एडवांस वापस करने की बात करती है, पर ब्रोकर सीधे मना कर देता है। आर्या इसके बाद जहां पर काम करने जाती है उनके पास जाती है हेल्प मांगने के लिए। अब दोस्तों, हर तरह के लोग होते हैं दुनिया में, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे। और यहाँ पर जहाँ पर वो काम करती है ये लोग अच्छे लोग होते हैं। वो आर्या को पूरी पेमेंट भी दे देते हैं और वो पेमेंट लेकर आती है शिफ्ट करने के लिए। तो ब्रोकर को फोन करती है, भैया प्लीज अब बाकी सब तो ठीक है, मेरा सामान उतरवाने हेल्प करवा दो। तो ब्रोकर सीधे मना कर देता है, बोलता है मैडम मैं तो बिजी चल रहा हूं। इसके बाद आर्या नीचे आंटी से भी हेल्प मांगती है तो वो भी मना कर देती है। वो कहती है बेटा देख तू यहाँ रुकी, हमने इतना बड़ा रिस्क लिया पर ऊपर नहीं आएंगे। फिर आर्या बेचारी थक हार के अपने मामा को कॉल करती है। उनके जो फ्रेंड है वो रहते हैं नासिक में, वो काफी ओल्ड होते हैं, वो आते हैं वहां से उसकी मदद करने के लिए। दरअसल आर्या इतना घबरा गई होती है, इतना डर गई होती है, वो जब मामा को पूरी बात बताती है वो भी डर जाते हैं। आर्या के जो मामा के फ्रेंड हैं वो नासिक से आते हैं तो 5 घंटे उनको लग जाते हैं। तब तक 5 घंटे आर्या आंटी के घर में ही बैठी रहती है। अंकल जब आए तो ये दोनों ऊपर जाते हैं और आर्या देखती है कि फिर वही फ्लोर पर पूरा कीचड़ पड़ा होता है और वो जो लाइट है वो ऑन ऑफ इस तरह के हाल है वहां के। आर्या को फील हो रहा होता है कि शायद उसका जाना वहां पे जो भी है उसको पसंद नहीं आ रहा है। आर्या जल्दी जल्दी में अपने बस डॉक्यूमेंट्स लेती है, 2 कपड़े लेती है और बाकी सब सामान वहीं पर छोड़ देती है और नीचे आ जाती है। इसके बाद अंकल आर्या को बस में बिठा देते हैं और एक बहुत लंबी यात्रा करके आर्या अपने घर पहुंचती है। पूरे रास्ते वो बस यही सोचती होती है कि क्या सोचा था मैंने
और क्या हो गया, मेरे को जॉब भी लग गई थी, हमने बेटर लाइफ सोची थी, अब देखो मैं घर वापस आ गई हूं। जब आर्या घर पहुंचती है तो वो अपनी मम्मी से चिपक कर रोती है, फूट फूट कर रोती है। और उसकी मम्मी को तो पता ही होता है कि क्या क्या हुआ है इसके साथ। बस ये सोच के कि चलो वो अब घर पर है, वो थोड़ी सेफ है, तो उसको थोड़ा अच्छा महसूस होने लगता है। अब उसकी जो मम्मी है वो ये चीज महसूस करती है कि जो आर्या है वो जैसी लड़की गई थी वैसी वापस नहीं आई है। वो बहुत चुप चुप सी रहती थी और अपने कमरे से बाहर निकलने से घबराती थी, बहुत कम बात करती थी। वो जो खुश रहने वाली लड़की थी वो कहीं खो गई थी। तो उसकी मम्मी को घबराहट सी होने लगती है। वो सोचती है कि ये किसी ऐसी जगह में थी जहां पर अगर ऐसे भूत कह लो या आत्मा कह लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको ऊपर उस आत्मा या भूत का असर हो गया हो, या फिर ये उन सब चीजों से बहुत ज्यादा डर गई है। उसकी मम्मी आर्या को समझाती है कि वो तेरे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अगर वो तेरे को नुकसान पहुंचाना चाहती तो तू यहां होती ही नहीं। तू उसके घर में गई थी, उसके किले में गई थी। वो अगर तेरे को नुकसान पहुंचाना चाहती तो कोई चांस ही नहीं था कि तू बच जाती। जो कोई भी थी, वो आत्मा खुद बहुत परेशान थी। बस वो चाहती थी कि उसके जो कष्ट है वो कोई समझे, वो देखे। वो बहुत परेशान थी और पता नहीं कब तक, सदियों तक शायद वो ऐसे परेशान रहेगी। पर बेटा तू बच गई, तू निकल आई और उसने तेरे को कोई नुकसान नहीं किया। और ये सुनते ही आर्या फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। 4-5 दिन से उसने एक शब्द नहीं बोला होता। रोते रोते वो अपनी मम्मी के पैरों में गिर जाती है और बोलने लगती है कि मम्मी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और फिर उसकी मम्मी उससे कहती है कि बेटा तू बिल्कुल सेफ है, तू बिल्कुल ठीक घर वापस आ गई है। अब बस भूल जा उसको, अपने दिमाग से निकाल दे उसको, और तू ये सोच जो कुछ भी हुआ, हो सकता है इसमें कुछ अच्छा ही हो सकता है आगे तेरे को कभी लाइफ में तेरे को समझ में आए कि हाँ, मेरी लाइफ में अगर ये नहीं हुआ होता तो कुछ अच्छा नहीं हुआ होता। तो कुछ दिनों के बाद आर्या ने अपने आप को समझाया और उसे कुकिंग का शौक था। तो उसने एक छोटी सी चाय नाश्ते वाली दुकान खोली और अब वो इसी काम को आगे बढ़ा रही है और खुश भी है। अब उसका खुद का अपना काम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक डरते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।